देश आजादी का अमृत उत्सव मना रहा है। देश को 75 साल आजाद हुए हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में मोदी सरकार ने तय किया कि हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाए। इस अभियान के लिए मोदी जी ने आह्वान किया था लोगों से कि वो अपने घर पर तिरंगे को फहराएं, आदर के साथ फहराएं और स्वाभिमान के साथ फहराएं और ये महसूस करें कि इस आजाद भारत को आजादी दिलाने के लिए हमारे देश में लाखों करोड़ों लोगों ने बलिदान और योगदान दिया है। उन बलिदानों को याद करें और इसीलिए 15 अगस्त के एक दिन पहले 14 अगस्त को ये विभाजन की विभीषिका, इसको भी ध्यान में लाया गया, जिससे यह भी पता लग सके कि जिस दिन 14 अगस्त को विभाजन हुआ था, हमारे देश के दो टुकड़े हुए थे। ये दो टुकड़े करने के पीछे कौन लोग थे। इस टुकड़े होने के बाद जो हुआ, लाखों नरसंहार हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और घर छोड़ने को लोग मजबूर हुए। ये क्यों किया गया, किसने किया, कौन लोग इसके पीछे दोषी हैं। निश्चित रूप से इसको जब याद किया गया तो कांग्रेसियों को थोड़ी मिर्ची लगी, क्योंकि अभी तक वो हमेशा हमें ये दिलाते आए थे याद कि ये जो आजादी है इसको दिलाने में आरएसएस का तो कोई रोल नहीं है, बीजेपी तो उस समय थी नहीं, सब कांग्रेस ने ही तो किया है। तो ये जो अभियान चला और इसमें लोगों ने इतिहास के पन्ने जो पलटे, उस पन्नों में जो पढ़ने को मिला, उसमें जो चीजें पता लगी कि जवाहरलाल नेहरू और एक मोहम्मद अली जिन्ना, इन दो लोगों की महत्वाकांक्षा ने इस देश के टुकड़े किए। बहरहाल मोदी जी ने तिरंगा घर घर लहराने का अभियान चलाया तो कुछ लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे। कुछ राजनीतिक दल कह रहे थे तिरंगा लहराने से क्या होगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो कि बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि क्या तिरंगा लहराने से चीन की सेनाएं अरुणाचल प्रदेश से वापस चली जाएंगी। सवाल यह था कि क्या चीन की सेना हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश में अंदर घुसपैठ कर चुकी है। यह उद्धव ठाकरे का बयान कैसा था, इसको लेकर शफीकुर रहमान, जो कि सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो सवाल उठा रहे थे कि ये तो मोदी जी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। समझ से कितना परे है कि भैया इस तिरंगे से मोदी जी के लोकसभा चुनाव का क्या लेना देना। क्या यह भारतीय जनता पार्टी के ध्वज जैसा दिखता है? निश्चित रूप से नहीं। कांग्रेस के जो झंडे हैं पार्टी के, उससे तो मिलता जुलता है। तब फिर मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान क्यों चलाया? क्योंकि लोगों को यह महसूस हो सके कि देश आजाद हुआ है और उनको भी इसमें भागीदार बनने का पूरा अधिकार है, जैसे अभी तक आईएएस, आईपीएस अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, सेना के अधिकारी और देश के राजनीतिक लोगों को मिलता था। सरकारी बिल्डिंगों पर झंडा लहराया जाता था, ये नेता लोगों को मौका मिलता था, जिले के डीएम को मौका मिलता था, पुलिस के अधिकारियों को यह अवसर मिलता था या सेना के अधिकारियों को। आम जनता केवल दर्शक के रूप में रहती थी, जिसको मोदी सरकार ने यह चाहा कि हर व्यक्ति देश का ये गर्व महसूस करे और आजादी महसूस करे। 15 अगस्त में लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने बोला भी है कि गुलामी की मानसिकता से हमको उभरना होगा और इसके लिए सरकार ने ये जो ध्वज को घर घर लहराने की योजना की, इसके लिए गृह मंत्रालय ने बाकायदा ये जो ध्वज संहिता है 2002, इसमें परिवर्तन किया और परिवर्तन करके ये अधिकार दिए कि अब कोई भी व्यक्ति इसको अपने घर पर बालकनी में लगा सकता है, घर में छत पर लगा सकता है, इसको हाथ में लेकर चल सकता है, अपने वाहन पर लगा सकता है, घर में इसकी सिलाई हो सकती है, आप किसी भी तरह के कपड़े पर इसको सिल सकते हैं। बेशक ऊनी कपड़ा हो, बेशक सूती कपड़ा हो या पॉलिस्टर का कपड़ा हो, और इसको आप हाथ से काट भी सकते हैं। जैसे आपने लंबा कपड़ा बनाया तो हाथ से कटा हुआ भी होगा तो भी चलेगा, उसका सम्मान करना जरूरी है। और ये जो नियम में परिवर्तन गृह मंत्रालय ने किया, आपको बताएं, ये 20 जुलाई 2022 को ये ध्वज संहिता में संशोधन कर दिया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में इससे इतना बड़ा रोजगार मिला है कि जो उद्योग के गणित लगाने वाले पंडित हैं वो भी हैप में हैं कि मोदी जी के एक आह्वान पर क्या एक केवल ध्वज से ऐसा परिवर्तन हो सकता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बिजनेस इस ध्वज लगाने वाले अभियान से हमारे देश ने कर लिया है।
अनुमान लगाइए, आपके सारे अनुमान फेल हो जाएंगे। 500 करोड़ रुपए का बिजनेस केवल ये ध्वज बनाकर बेचने से लेकर हुआ है। आप हैप मानेंगे कि केवल 3 दिन के लिए यह अभियान चला था, और इस 3 दिन के अभियान में जिन लोगों ने अपने देश का तिरंगा अपनी आन बान शान समझकर अपने घर की छत पर लगाया, अपने वाहन पर लगाया, अपने सीने पर लगाया, उसको लेकर चले, उन लोगों के कारण से आप देखिए कि कितने घरों में रोटी मिली है, रोजगार मिला है। आपने देखा होगा, आप यदि किसी शहर में रहते हैं तो भारत के हर शहर के आपने सड़कों के किनारे ध्वज को बेचते हुए लोग देखे होंगे। गाड़ियों पर लोगों ने मोटरसाइकिल तक पे ध्वज को लगाया। आपने उन मोटर मैकेनिक को देखा होगा जो उसमें फिट कर रहे थे। आप समझते हैं कि केवल इन 3 दिन के मोदी जी के अभियान पर रिक्शे वाला, ऑटो वाला, कार चलाने वाला, टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, निजी वाहन वाले, मैंने ऐसे कॉलोनी देखी हैं जो हर घर तिरंगा, लोगों ने इसको स्वीकार किया है। ये मेरे गौरव का प्रतीक है, ये मेरे मान सम्मान का प्रतीक है। इसको इस तरह से जो तिरंगा है, इस आन बान शान के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। तो मेरी आन बान शान का प्रतीक और 3 दिन का बिजनेस आपको बता दूं, ये 30 करोड़ तिरंगे इस देश में खरीदे गए हैं। और इन तिरंगों में आपको ये जानकर खुशी होगी कि गांव गांव में महिलाओं ने कपड़ा लाए और उसको खुद को सिला, फिर खुद से सिला तो इसको बाजार में बेचा। 25 रुपए डाकखाने के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर सरकार इसको दे रही थी, लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे जो उस पोस्ट ऑफिस से 25 रुपए के उस ध्वज को खरीद रहे थे, उसमें डंडी लगा रहे थे, और वो डंडी मात्र 10 रुपए की मिल रही थी, लेकिन उसको सड़क के किनारे ले जा करके उन्होंने 100 रुपए तक में बेचा है और लोगों ने खरीदा है। यदि उसको 50 रुपए का भी बेच दिया तो भी उसको कुछ रुपए मिले, और इस तरह से उन्होंने कुछ गरीब लोगों का घर इससे हुआ। और आपको बता दें 10 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे रोजगार मिला। अब आप एक तिरंगे की ताकत समझिए। इस तिरंगे की ताकत तो हम रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच देख चुके हैं। यह तिरंगा मोदी जी के आह्वान पर, इस तिरंगे को यदि कोई ये ऐसा वैसा समझता था, लेकिन हमारे देश में रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच यदि किसी देश के बच्चे और वहां एम्प्लॉय जो नौकरी करते थे वो सुरक्षित निकल पाए हैं, तो मोदी जी के विदेश नीति और सूझबूझ के कारण उन्होंने तिरंगा तय कर दिया कि भाई जिसके हाथ में तिरंगा होगा इसका मतलब वो भारत का नागरिक है, उसके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। और इसके कारण से भारी बमबारी के बीच ऐसी बसें जिनके ऊपर छत पर तिरंगा लगा दिया गया, उनके आगे तिरंगा लगा दिया गया, बम्बार्डमेंट के बीचों बीच वो बसें सुरक्षित निकल करके एयरपोर्ट तक पहुंची। और एयरपोर्ट से हमारी सरकार ने, जो वायुसेना के विमान हैं उसके अलावा प्राइवेट विमान से लोग आए, हजारों की संख्या में रेस्क्यू किया गया। ये तिरंगे की ताकत देश ने पहली बार देखी है। और तिरंगे की ताकत हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बदल सकती है, यह भी अब पता लगा। क्योंकि अभी तक आपको बता दें 30 करोड़ झंडे केवल लोगों ने खरीदे, और देश की संख्या कितनी है, तो जनसंख्या हमारी 150 करोड़ है। अब आप सोचिए, इससे यह भी पता लगता है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी अपने तिरंगे से प्रेम नहीं है, या अभी उसको उतना लगाव नहीं समझते, अभी उतनी समझ नहीं है। मैं समझ लूं कि गांव के गरीब पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास रोटी खाने को नहीं है, ऐसे कुछ गरीब हैं जिनको सरकार महीने में 2 बार राशन दे रही है, तो आप कहेंगे वैसे लोग ध्वज कहां से खरीदेंगे। लेकिन मैंने देखा है झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग भी, चाहे वो ध्वज छोटा वाला 10 रुपए का ही है, उसको लेकर के आए। और कुछ बच्चों को मैंने देखा जो ड्राइंग करके पेपर पे 3 कलर बनाकर और तिरंगा बना दिया। कुछ अखबारों ने तो ये अभियान चलाया था कि अपने अखबार में 14 अगस्त वाले अखबार में पूरा पेज एक तिरंगे को बना दिया, जिससे कि लोग कैंची से काटें और उसको जो है चिपका कर डंडी पर या अपने घर की दीवार पर किसी चीज से चिपका कर तिरंगा लगा सकें। सोचो 30 करोड़ लोगों के मन में अभी आया है। यह संख्या अगर 30 करोड़ से होकर मैं मान लूं कि 50% भी हो जाए,
150 करोड़ जनसंख्या है तो ये बिजनेस कितना बैठेगा। और अगर हम सोच लें कि हमको पूरे साल ये लगाना है, क्योंकि जो ध्वज संहिता में परिवर्तन किया गया है, पहले अनुमति नहीं थी, पहले ये था 2002 जो ध्वज संहिता है उसके तहत एक कानून था कि आप कभी भी ध्वज फहराएं तो सूर्यास्त के समय उसको आपको उतारना पड़ेगा और उसको सुरक्षित ठीक से तय बनाकर रखना पड़ेगा। रात में उसको नहीं फहराया जाता, चाहे सरकारी बिल्डिंग हो चाहे कहीं भी हो, और इसके कारण से लोगों को प्रॉब्लम होती थी। इसी तरह घर पर अपने आप तिरंगा नहीं फहरा सकते, ये बंदिश थी। सरकारी बिल्डिंगों पर, सरकारी कार्यक्रमों में इसको फहराया जा सकता है। हाथ में लेकर इसको चलने की आज़ादी इस तरह से नहीं थी कि आप सार्वजनिक स्थान पर इसको ले जा सकें, गाड़ी पर लगा सकें। तो इसके लिए कड़े कानून थे, सजा का प्रावधान था। सरकार ने इस बात को समझा और अब आज़ादी दी है। तो निश्चित रूप से आप समझिए मोदी जी की एक आवाज़ में कितनी ताकत है कि लोगों से जब मैंने पूछा, एक रिक्शे वाले को पूछा, भैया आप रिक्शा चलाते हो, ये आपने तिरंगा लगाया हुआ है, उसका जवाब था मेरे देश के मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि तिरंगा लगाना है। आप समझिए कि एक रिक्शे वाला जो अनपढ़ है, जो मेहनत मजदूरी करके दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, रिक्शा चलाकर शाम को कुछ पैसे आएंगे, उसके मन में भी मोदी जी की भावना, मोदी जी की बात रखने का जो प्रेम है, ये पहली बार देखने को मिला। ऐसा अभियान लोगों ने, तिरंगा यात्राएं निकाल दी देश में, जगह जगह युवाओं ने, ऑफिस वालों ने। तो ये एक एकजुटता का प्रतीक है। वहीं हमारे देश की तिरंगे की ताकत और मोदी जी की लोकप्रियता इससे बताती है। इसी में आपको बता दूं, एक संस्था है कारोबारियों की, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, CAIT, उन्होंने बताया कि 20 दिन में ये 30 करोड़ झंडे बिके। और इस 30 करोड़ झंडे से उन्होंने बताया कि इसके पहले जब ये कानून में परिवर्तन नहीं था, मोदी जी ने इसका आह्वान नहीं किया था, ये लगभग 150 करोड़ तक का व्यापार होता था तिरंगे का। लेकिन अब की बार ये 500 करोड़ तक पहुंचा है। और इसके आगे आप देखेंगे कि अब ये 2 अवसर ऐसे आते हैं, 26 जनवरी आएगा, उसमें माना जा रहा है कि यह संख्या लगभग 100 करोड़ तक पहुंच सकती है। अब इसका मतलब एक ये भी हुआ कि यह पहचान बनेगी कि जिसके घर पे तिरंगा वो सच्चा तिरंगे का प्रेमी। देखना होगा अब इस तरह से देश मेरा बदल रहा है। और बदलते इस देश में मैंने यह भी देखा है कि सबसे ज्यादा यदि क्रेज था तिरंगे का, युवाओं के अंदर था। यह देश बदल रहा है। 60% इस देश के युवा, अगर उनकी सोच बदल रही है देश के प्रति, तिरंगे के प्रति, सनातन के प्रति, ये बहुत अच्छा साइन है। मैं बड़ा खुश हूं और धन्यवाद मोदी जी कि आपने एक आह्वान किया, देश के अंदर एक जज्बा जगा, तिरंगे के प्रति सम्मान जगा, और आपने जो नियमों में ढील दी उसके कारण से हर घर तिरंगा अभियान उतना सफल नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे देश के लोग आने वाली 26 जनवरी को इससे भी ज्यादा उत्साह से ध्वजारोहण करेंगे। और अभी क्योंकि देखिए, मैं आपके आसपास बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होंगे जो सड़क के किनारे ध्वज बेच रहे थे, उनके ध्वजों को खरीदिए। जिन लोगों ने अभी तक अपने घर में ध्वज नहीं लगाया है वो भी लगाएं। अभियान ये रुकना नहीं चाहिए। देशभक्ति है, पूरे साल, आजन्म, आजीवन ये करते रहना चाहिए। वंदे मातरम। जय श्री राम।